So let me start with stratification. The word stratification means stratifying the data or the information. So the question that comes here, what is the meaning of the word stratification? तो उसके लिए मैं कुछ दो तीन एग्जाम्पल आपको दूंगा। तो ये लगभग सभी क्वालिटी कंप्लेंट्स या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्ट्रेटिफिकेशन यूज किया जाता है। इवन फॉर एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑल्सो शुरू में हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। जैसे मानिए एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे जो पीछे का बोर्ड दिख रहा है आप देखोगे उधर काफी सारे किताब हैं। तो वो किताब में से कुछ किताब हैं जो जो कुछ बुक्स हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर है, कुछ बुक्स है जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के ऊपर है, कुछ है जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर है, कुछ है जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और उसके संदर्भ में हो सकता है और भी दो तीन रिलेटेड टेक्निक्स जैसे काइजेन, पोकायोके वगैरह वगैरह टेक्निक्स हैं। तो इतने सारे किताब अगर है तो अगर कोई पूछे कि आप बता सकते हो आपके अलमीरा में कितने किताब है और आपके अलमीरा में बुक्स जो है वो किस टाइप ऑफ बुक्स है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये मेरा लिस्ट है आप ले लो। हम लोग बोलेंगे कि इसमें ह्यूमन रिसोर्स के संदर्भ में कुछ 8-10 किताब है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो किताब है उनमें से कुछ 20-25 किताब है, स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग या तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर हो सकता है कुछ 7-8 किताब है। तो व्हाट आई हैव डन इज सिंपली दैट जितने किताब है वो किताब को मैं कुछ कैटेगरी में बांट दिया ताकि कम्युनिकेशन के लिए, समराइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन के लिए ये काम में आए। तो हो सकता है किसी आदमी का इंटरेस्ट हो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में के ऊपर अगर वो पूछे कि आपका जो किताब है उनमें से टीक्यूएम के ऊपर कितने किताब है, हो सकता है उसमें शोजी शिबा का नाम आए, हिटोशी कुमे का नाम आए, डॉक्टर काओरी शिकावा का नाम आए। तो हो सकता है कि हम लोग उसके बाद स्पेसिफिकली हिटोशी कुमे के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि पहले एक ब्रॉड स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है, उसके बाद विद इन द स्ट्रेटिफाइड डेटा इंफॉर्मेशन हम लोग और भी स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं कि टीक्यूएम किताब के अंदर हिटोशी कुमे कितने किताब, या तो जापानीज गुरुज के कितने किताब है, अमेरिकन गुरुज के कितने किताब है। तो स्ट्रेटिफिकेशन इन एसेंस हेल्प्स अस टू जूम या तो फोकस ऑन टू ए वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो मानिए कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो सारी किताब में डेटा एनालिसिस इन द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जानने के लिए आपको स्ट्रेटिफाई करना पड़ेगा सारी किताब, जितने भी किताब है उसको, कि डेटा एनालिसिस इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डेटा यानी कि न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस एज अप्लाइड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो हमें पहले स्ट्रेटिफाई करना पड़ेगा फॉर न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस और उसके बाद स्ट्रेटिफाई करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हो सकता है उसके बाद इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑल्सो फॉर प्रेस रिलेटेड या तो मशीनिंग कंपनी रिलेटेड और भी सर्टिफिकेशन हो सकता है। तो आप देख रहे हो कि सर्टिफिकेशन में काफी सारे लेवल्स होता है और वो लेवल हमें डेटा एनालिसिस में बहुत मदद करता है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नथिंग बट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। सो स्ट्रेटिफिकेशन कम्स इन ए बिग वे। तो आप इधर देख रहे हो कि इधर हम लोग कुछ पिक्चर देख रहे हैं जहां पर एथलेट्स है या तो जो डिफरेंट स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड डिफरेंट लोग हैं। कोई स्प्रिंटर है तो कोई सॉकर खेल रहे हैं तो कोई लॉन टेनिस खेल रहे हैं। तो हो सकता है कि द पॉपुलेशन ऑफ द टोटल स्पोर्ट्स पर्सन्स आर क्वाइट अ फ्यू and then you stratify broadly into two categories, men and women. Then within men category again you can say teamwork based football, teamwork based games and individual games. So under individual game you can say sprint यानी 100 मीटर या तो 200 मीटर रेस, और इंडिविजुअल गेम में टेनिस भी आएगा। टीम वर्क बेस्ड गेम्स में आएगा सॉकर या तो क्रिकेट।
तो एक मानिए कोच है हमारे सामने, तो वो कोच के सामने 100 पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं। तो वो कैसे सिलेक्ट करेंगे 100 पॉसिबल जो कैंडिडेट हैं, उनमें से कितने कैंडिडेट उनके टीम में आ सकता है क्या नहीं, वो पहले स्ट्रेटिफाई करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एज, और उसके बाद वो ही मे चूज सर्टेन एज ग्रुप, and he may also so choose, if it is a swimming, that I want to have the timing of every person to complete 100 meter swimming in how many seconds or minutes. So based on that, maybe he would say everybody who are able to swim in less than 2.5 minutes can enroll in my group. So he is broadly stratifying the entire group of 100 into the competency with regard to the timing for कंप्लीटिंग 100 मीटर स्विमिंग। सो स्ट्रेटिफिकेशन बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेटिफिकेशन का जो एडवांस टूल है उसका नाम है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी एनोवा, ANOVA। तो एनोवा इज ए एडवांस स्टैटिस्टिकल टूल जिसमें काफी सारे स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होता है, डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत होता है। तो दैट इज द नेक्स्ट टूल, नेक्स्ट टेक्निक। तो दोज ऑफ यू who would be interested to go for design of experiment for process optimization, they would require to use these two. In the SPSS Plus, Minitab, etc., also you will be able to learn without going into too much of statistics how to use that. But still, the basics would have to be learned by you. So, what is stratification? Basic theory. तो आपके लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ये एक जार है with a mixture solution. It looks like a clay solution. तो अगर हम लोग ये क्ले सोल्यूशन को हम लोग 3-4 घंटा सेटल करने के लिए टाइम देते हैं, तो यू विल सी दैट कि ये अपना जार के अंदर ही कुछ देर बाद में डिफरेंट लेयर में स्ट्रेटिफाइड हो गया है। देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, अरे ये तो ह्यूमस है, ये ऑर्गेनिक है, ये तो पानी है, ये तो क्ले है, ये तो मड है, ये तो सैंड है, ये तो स्मॉल स्टोन है, ये तो बिग स्टोन है। लेकिन जब तक ना ये सेपरेटेड हुआ तब तक आपको ये पता नहीं चल रहा है इसका अंदर क्या है। सेम थिंग गाइज हैपन विथ आवर डेटा सेट। जब आपको रॉ डेटा मिलता है, रॉ डेटा में इतने सारे कैटेगरीज सोर्सेस है, maybe it is coming from 3 machines, maybe it is coming from 3 suppliers, maybe it has been produced by 4 operators. There could be so many, maybe it has been produced in 3 different shifts. So you are absolutely unable to look at that by looking at the data कि ये डेटा को मैं अभी डिसाइफर कैसे करूं। बट until unless you know the stratification rules, और ये जो लेयर आपके सामने है, that actually is the main thing by which you will be able to come to your main problem solving. So if you compare the left side jar with a raw data that is coming from different type of sources, through some mechanism, if we are able to settle down, make it to settle down, you'll be able to understand, oh, this is the data that is coming from actually supplier A, supplier B, supplier C. Or you may say it is coming from supplier A and machine number A. This is coming from supplier B and machine number X. So then you'll be able to understand कि कहाँ से सबसे ज़्यादा problem हो रहा है, and maybe you can, in that process, reduce the number of possibilities and attack the main root cause. So I hope you are able to understand the main purpose of stratification. So what is the purpose of stratification in words? Stratification breaks down data into meaningful categories or classifications and plots each category. It also helps us to analyze and interpret the data according to various sources. जिन सोर्स के बारे में मैं अभी आपके साथ बात किया, इसका एप्लीकेशन क्या है? स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में आप स्ट्रेटिफिकेशन को जो देखोगे जब हम लोग इसको एक्सप्लेन करूंगा, कंट्रोल चार्ट्स, पेरेटो एनालिसिस एंड मोस्ट ऑफ द अदर प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा, सभी क्वालिटी टूल्स में आप देखोगे स्ट्रेटिफिकेशन बैकग्राउंड में है। When the same products are made on several machines or by several operators, the data, if classified according to the machine or the operator, presents a clear picture of the variation contributed by different sources. This makes the task of process control much easier. आपको इजीली पता चलेगा कि इसमें ऑपरेटर का योगदान है वेरिएशन बढ़ाने के लिए,
या तो सप्लायर का योगदान है, या तो शिफ्ट ए या तो शिफ्ट बी की कंट्रीब्यूशन है, या तो बिफोर लंच आफ्टर लंच का डेटा में कुछ कंट्रीब्यूशन है. बाय स्ट्रेटिफिकेशन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट. बट द क्वेश्चन दैट इफ यू आस्क दैट हमको कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेटिफिकेशन का फैक्टर क्या है, उसके लिए आपको टेक्निकली ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा अपने टेक्निकल टीम मेंबर के साथ, या तो आप खुद बैठ सकते हो और जो प्रॉब्लम है उसको लेके उसके पीछे वाला जो वेरिएबल है उसको लिस्टिंग कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ए चेक शीट. एंड देन आफ्टर collecting the data based on the check sheet, but remember the design has to come based on stratification only. So stratification plays a very important role for all data analysis. So what is the principle? Stratification is a method of identifying the source of variation of gathering data, classifying the data according to various factors. जो मैंने आपको अभी बोला. It is similar to taking stones, mud, sand, water in a bottle, and after shaking the bottle for a while, if you allow the bottle to settle for some time, we'll find layers of water, mud, stones, and sand getting separated and settled according to the heaviness. Similarly, similar to this event, data when received from various sources are mixed up. They give meaningful information only when the data is separated according to its various sources. जो मैंने बोला आपको अभी कि डिफरेंट ऑपरेटर से डेटा आ रहा है, डिफरेंट सप्लायर से डेटा आ रहा है, लेकिन जब पहुंचता है हमारे हाथ में सब एक साथ, तो हमें स्ट्रेटिफिकेशन के दौरान उसको सेपरेट करना पड़ता है. देयर इज नो जनरल प्रिंसिपल एज टू व्हिच फैक्टर शुड बी स्ट्रेटिफाइड, बट इट इज एसेंशियल टू चेक all the possible production conditions. Example, let us examine the stratified histogram. Next page. तो इसमें आप देखोगे दो मशीन हैं, एक है मशीन ए, एक है मशीन बी. So through the stratified histogram, the differences in the systems related to machine A and machine B could be examined, which in turn lead to reduction of defectives coming out of machine number B. मानिए कि हमारा स्पेसिफिकेशन ऑफ गोल डायमीटर है 15.46 प्लस माइनस 0.08. तो अगर हम एक हिस्टोग्राम प्लॉट करें अलग से मशीन ए का डेटा के बेसिस में, मशीन बी का डेटा के बेसिस में, जो इकट्ठा आया था हमारे पास, तो अभी हम लोग अगर उसको पहले डेटा को सेपरेट करते हैं, स्ट्रेटिफाई करते हैं, स्ट्रेटिफाई करने के बाद मशीन ए का डेटा को लेके हम लोग अगर एक हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं, मशीन बी का डेटा अगर एक हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं, और उसके ऊपर हमारा जो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है 15.46 प्लस 0.08 यानी 15.54 एंड 15.46 माइनस 15.08 यानी 15.38 लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, तो हम देख सकते हैं कि सारे के सारे डेटा दैट इज कमिंग आउट ऑफ मशीन ए इज वेरी मच विद इन द स्पेसिफिकेशन लिमिट. बट ऐसा मशीन बी में नहीं है, तो हम बता सकते हैं कि स्ट्रेटिफाइड हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद कि मशीन बी कल्प्रिट है. हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग सीखेंगे. तो सिमिलरली हम लोग प्रोसेस स्ट्रेटिफिकेशन और एनालिसिस कर सकते हैं. एनालाइज द प्रोसेस इन डिटेल टू क्लियरली डिफाइन a specific problem on which the team will concentrate its root cause analysis. So the data can be stratified in many ways: time-wise, process component-wise, cause, defect, location, department, job type, shift, product, service, market, site, etc. तो इधर आप देख रहे हो एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटिफिकेशन दिख रहा है आपके सामने कि प्यूरिटी वर्सेस आयरन कंटेंट. तो आयरन इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन और प्यूरिटी इन परसेंटेज दिया गया है, और ये डेटा आ रहा है 3 रिएक्टर से. तो 3 रिएक्टर का 3 सिंबल है, आप देख सकते हो इधर. एक है स्क्वायर, एक है ट्रायंगल और एक है डार्क सर्कल. तो आप देख सकते हो कि क्लियरली द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज प्यूरिटी एंड पीपीएम लेवल फॉर रिएक्टर नंबर 3 इज दिस वन, बॉटम वन, and for reactor number 2 is the top one, and the reactor number 2 is quite scattered all across. तो आप इधर एक एग्जांपल देखा है स्ट्रेटिफिकेशन एज अप्लाइड थ्रू स्कैटर प्लॉट यानी स्कैटर डायग्राम. पहले वाला जो एग्जांपल मैंने दिखाया था वो था स्ट्रेटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ हिस्टोग्राम. तो परसेंटेज प्यूरिटी इज वेरी हाई व्हेन इट इज लो, एंड परसेंटेज प्यूरिटी
is actually going down as the ppm level in the iron is going up. So that means percentage purity and iron ppm is having a negative relationship. तो उल्टा क्या होता, स्कैटर हम लोग देखेंगे उस स्कैटर डायग्राम जब स्टडी करेंगे कि पॉजिटिव ग्रेडियंट क्या होता है. बट हियर हम लोग क्लियरली एबल टू सी दैट वो रिलेशनशिप सभी केस में है negative relationship. But we are able to see that reactor 3 gives us lower purity and reactor 2 gives us higher purity. But that higher purity is also going down as the percentage impurity is going up. So what I will do now is that I would request Omkar to please take up the discussion further. So when do we use stratification? Basically जब कभी भी हम stratification करने की सोचते हैं तो सबसे पहले बिफोर कलेक्टिंग द डेटा हमको श्योरिटी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली हम क्या डेटा कर सकते हैं. इसमें क्या कुछ ग्रुप हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि शिफ्ट वाइज ग्रुप हो सकता है या मशीन वाइज हो सकता है, सप्लायर वाइज हो सकता है, वीक वाइज हो सकता है. रिमेंबर ग्रुप ऐसा ग्रुप जो हमको बेसिकली एनालिसिस में जाके मदद करने वाला है. So before collecting a data, we need to keep our eyes open कि ऐसे कोई ग्रुप हो सकता है क्या, डेटा कुछ स्ट्रेटिफाइड हो सकता है क्या. Again same thing, when the data analysis may require separating different sources like materials or based upon supplies, days of the week, time of the day, equipment, shift, etc. Procedure में जब हम आते हैं certification के, so before collecting the data, consider which information about the sources of the data might have an impact on results. जैसे कि मैंने बताया कि रिजल्ट्स में कौन से चीजों का इम्पैक्ट हो सकता है, उसी को बेसिकली हम इन अदर वर्ड्स वेरिएबल बोलते हैं. सो ऐसे कौन से वेरिएबल है दोस व्हिच आर गोइंग टू अफेक्ट माय रिजल्ट, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. While plotting or graphing the collected data on a scatter diagram, control chart, histogram, other analysis tool, use different marks or colors to distinguish the data from various sources. जैसे कि हम अलग अलग डेटा और वेरियस सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो जब कभी भी हम हिस्टोग्राम या फिर कंट्रोल चार्ट पे हम उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, ट्राई टू यूज सम अदर काइंड ऑफ एन सिंबल्स और कलर्स सो दैट वी विल बी इजीली एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि इसमें अलग अलग सोर्सेज से डेटा आ रहा है और वो कौन सा डेटा है. सो आई विल गिव एन एग्जांपल कि जिसमें सिंपल प्रोबेबिलिटी चेक शीट यूज किया है बट विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रैटिफिकेशन यूज किया है. तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, नीड टू कलेक्ट द डेटा फॉर रीजन वाइज इन हाउस ऑनलाइन रिजेक्शन फॉर अ वीक. सो इन हाउस रिजेक्शन कितना हो रहा है, इन हाउस रिजेक्शन कौन सा हो रहा है, वीक में कितना हो रहा है. नॉट ओनली दैट, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि पार्ट वाइज उसमें रिजेक्शन कैसे हो रहा है. सो यहाँ पे आप देखोगे कि रिजेक्शन रीजन लिखा हुआ है एंड यहाँ पे मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, जबकि पूरे वीक में इसका 12 अंडर आईडी आ गया है, मे बी अनदर ओवर आईडी 16 आ गया है, स्क्रैच 11 आ गया है, थिकनेस 12 आ गया. सो दीज आर द वेरियस रीजन बिकॉज ऑफ विच माय पार्ट इज गेटिंग रिजेक्टेड. बट नाउ आई वांट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि पार्ट वाइज इसमें कुछ रिजेक्शन है, सो आई एम स्ट्रैटिफाइंग माय डेटा इन दिस वे. सो इन दिस चेक शीट इटसेल्फ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि अंडर आईडी पार्ट ए वीक में कितने रिजेक्ट हो गए हैं, पार्ट बी अंडर आईडी वीक में कितने रिजेक्ट हो रहे हैं. अगर मैं ये नहीं करता तो क्या आता, अगर मैं ये स्ट्रैटिफिकेशन नहीं करता तो मुझे खाली एक फिगर आता कि अंडर आईडी के 12 रिजेक्ट हो गए हैं, स्क्रैच की वजह से 11 रिजेक्ट हो गए, थिकनेस की वजह से 20 रिजेक्ट हो गए. बट since I am collecting this data stratified in this check sheet only, I am able to understand part wise. So it is guiding me कि मुझे किस डायरेक्शन में जा रहा है और कौन सा पार्ट मेरा सबसे ज्यादा रिजेक्ट हो रहा है, या फिर इट इज गिविंग मी काइंड ऑफ एन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माय वेरिएबल्स. और एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें शायद पेंटिंग इश्यू है जो आ रहे हैं मेरे डोर पे. सो देखिए यहाँ पे भी मैंने कुछ अलग तरीके से स्ट्रैटिफिकेशन यूज किया है. आई एम यूजिंग सम काइंड ऑफ एन सिंबल टू शो माय डिफेक्ट टाइप जो कि बबल है. सो डोर के इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे बबल के इश्यूज ऑब्जर्व हो रहे हैं. Similarly, this area also I am observing some of the issues which are related to bubble. At the same time, some kind of a defect like run, scuff,
ओवर द एंटायर डोर कहाँ कहाँ पे मुझे दिख रहे हैं उसका मैं स्ट्रेटिफिकेशन कर रहा हूँ. So यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, बेस्ड अपॉन एक्चुअल लोकेशन विद इन अ डोर आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरा रिजेक्ट डिफेक्ट कैसे है. अगर मैं ये नहीं करता, ये शायद मैं पिक्चर प्लॉट नहीं करता, ये यहाँ पे सिंबल स्ट्रेटिफिकेशन की तरह से लोकेशन पे मार्क नहीं करता, सो प्रोबेबली आई वुड हैव ओनली गॉट द इंफॉर्मेशन कि बबल की वजह से कितना डिफेक्टिव डेटा है, रन की वजह से कितना रिजेक्शन है, स्कफ की वजह से कितना रिजेक्शन पॉइंट है, बट आई मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि लोकेशन वाइज कहाँ पे है. सो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है जब मैं बबल का रिजेक्शन बोल रहा हूँ, तो दीज आर द टू एरियाज विच आर मोस्ट गॉट इफेक्टेड, राइट. सो स्ट्रेटिफिकेशन इज बेसिकली गिविंग मी अ डायरेक्शन कि कहाँ पे मुझे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एंड आई विल बी एबल टू एनालाइज माय डेटा इन अ फर्दर मैनर. दिस इज अनदर एग्जांपल. डॉक्टर रॉय ने भी ये हमको बताया था जस्ट. दिस इज एन एग्जांपल जहाँ पे प्योरिटी ऑफ अलॉय हम देख रहे हैं बेस्ड अपॉन द आयन. सो अगर मैं स्ट्रेटिफाइड डेटा कलेक्ट नहीं करता तो प्रोबेबली मेरा स्कैटर चार्ट ऐसे आता, and I would not have been any in a position to deduct any kind of an analysis out of it basically to understand कि इसका मैं क्या मीनिंग निकालूं. जब मैं ये बोल रहा हूँ ये डेटा 3 रिएक्टर से आ रहा है, तो देन आई स्टार्टेड गिविंग अ सिंबल टू ईच ऑफ द डेटा कमिंग फ्रॉम द रिएक्टर. जैसे कि रिएक्टर 1 को मैंने ब्लैक मार्क किया, रिएक्टर 2 को ट्रायंगल से मार्क किया, रिएक्टर 3 को रेक्टेंगल से मार्क किया. Now you can see the same data is there, but it has been mentioned with respect to the symbols. It has been categorized, the data that is coming from the different reactors. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिएक्टर 2 और रिएक्टर 3 के बारे में कुछ तो कोरिलेशन है, जैसे कि आयन परसेंटेज जैसे बढ़ता है प्यूरिटी कम होते जा रहा है. फॉर whom? फॉर रिएक्टर 2 एंड रिएक्टर 3. Well, we cannot conclude anything for the reactor 1 क्योंकि डेटा पूरी तरीके से स्कैटर्ड है. सो देखिए स्ट्रेटिफिकेशन करने की वजह से हमको क्या पता चल रहा है, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं करते तो ये शायद हमको रिजल्ट आता, एंड देन अगेन वी वुड हैव बीन इनटू द क्वेश्चन मार्क कि एग्जैक्टली क्या डेटा इन्फर करना है. The moment we start plotting a data, we capture the data with respect to some group of the data, with respect to some stratification of the group data, we are getting information which is leading us some kind of an analysis. जैसे कि यहाँ पे है रिएक्टर 2 रिएक्टर 3, जैसे कि आयन परसेंटेज बढ़ रहा है, my purity is getting lower. Well, for the reactor 1 there is nothing as such as a analysis can be taken out, right? So these are the some of the inputs that I would like to tell you about the stratification. Again, it doesn't give you answer, any of the 7 QC tool doesn't give a direct answer, but it gives you a direction where you should focus on and where you should hit the nail. अगर आपको स्ट्रेटिफिकेशन में कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, और एल्स वी विल गो टू द नेक्स्ट टूल दैट इज चेकशीट. Yeah, just a couple of points to summarize. आप अगर देखोगे आपका डे टू डे लाइफ में आप आपके अनजान में भी स्ट्रेटिफिकेशन हमेशा करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी फूड जो आपके सामने है वो नहीं खाते हो. जो वेजिटेरियन है वो स्ट्रेटिफाई करके वेजिटेरियन फूड खाते हैं. जो नॉन वेजिटेरियन है वो स्ट्रेटिफाई करके ज्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं. सामने बहुत सारे न्यूज़पेपर है, लेकिन आप वही स्ट्रेटिफाई करके पढ़ते हो जो आपका जो चॉइस है, इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आप उसको लेते हो. स्ट्रेटिफाई करके आप कुछ ब्रांड के ऊपर फोकस करते हो. तो इनफैक्ट इन आवर डे टू डे लाइफ वी आर स्ट्रेटिफाइंग इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ कि क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा. So the decision behind everything that we do is basically stratification. So with that, we are closing our first tool discussion on the first tool, and then we'll go ahead now to the next tool.